हेलो, नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए तो आज एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत कर रहे हैं हम दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट नर्सिंग फाउंडेशन के टॉपिक में से डायग्नोस्टिक टूल के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की क्लास, जो आपके नॉट एग्जाम के साथ साथ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट के नर्सिंग एग्जाम के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेगी। आपको एग्जाम में 100% यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। आपको यहाँ से जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उसके नोट्स बनाइए। उसके बाद उसको रैपिड रिवाइज कीजिए। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी ये चीजें, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ से कवर कराए जा रहे हैं आपको। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए तो एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं आपके सपोर्ट के साथ में, एक कंटिन्यू वे में, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, और एक हम सफलता की कड़ी की ओर बढ़ते हैं। एक दिन निश्चित है, अब मेहनत करेंगे साथ में मिलके तो आपको और सफलता मिलेगी, और सफलता मिलने के बाद मुझे भी बहुत खुशी होगी कि यहाँ से मैंने कंटेंट प्रोवाइड कराया, वो एग्जाम में यहाँ से आया, और स्टूडेंट ने उसका फीडबैक भी दिया। देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज बताऊं, संघर्ष ही जीवन की उच्चतम शिक्षा है दोस्तों। आप संघर्ष करते रहिए। आपको जो यहाँ से कंटेंट मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, आप आपके एक्सपीरियंस ले रहे हो, आपकी लाइफ में पढ़ रहे हो, आप कुछ नया देखने को मिल रहा है कुछ, तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है दोस्तों। चलिए, तो आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, आप संघर्ष करते रहिए, आपको निश्चित सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। देखिए, आज का एक बेहतरीन टॉपिक आपका जो रहने वाला है, डायग्नोस्टिक टूल, इसके इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को इस क्लास में कवर किया गया है। आप नोट्स बनाइए और क्वेश्चनों को सोल्व भी करना, समझने की कोशिश करना आपको। देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर डायग्नोस्टिक टूल में प्रश्न पढ़ेंगे हम, उसके बाद इसका जवाब निकालेंगे हम। फिजिशियन कंसीडर परफॉर्मिंग एमआरआई टेस्ट ऑन एल्डरली क्लाइंट विद सीरोसिस। फिजिशियन ने एक टेस्ट कंसीडर किया है, एमआरआई, ठीक है, और मरीज है आपका सीरोसिस का, सीरोसिस लीवर का, ठीक है। बिफोर द एमआरआई इज परफॉर्म, विच नर्सिंग एक्शन इज एसेंशियल। यहाँ पर इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों। यहाँ पर यहाँ जो मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है एमआरआई इज परफॉर्म। आप एमआरआई, जिसकी फुल फॉर्म की बात करें, देखिए, एमआरआई, मैग्नेटिक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसकी फुल फॉर्म है। देखिए, ये प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं एक बॉडी पार्ट का। जो एमआरआई मशीन रहती है, एमआरआई मशीन, ये इसके द्वारा यह जांच की जाती है। इसमें थ्री डी थ्री डी डायमेंशनल स्कैन होता है आपको बॉडी पार्ट, जिसको हमें इम्पोर्टेंट अर्ली डायग्नोसिस करना हो, किसी डिसीज कंडीशन का ट्रीटमेंट प्लान करना हो, उसके लिए ये प्रोसीजर डॉक्टर्स फॉलो करते हैं, और इस प्रोसीजर को प्रेस्क्राइब करते हैं। हम एमआरआई की बात करें तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक 3D डायमेंशनल प्रोसीजर है, जो आपके पर्टिकुलर ऑर्गन्स या किसी विशेष बीमारी की हमको जानकारी लेनी है, अर्ली डायग्नोसिस निकालना है, उसका ट्रीटमेंट करना है, तो हम इस एमआरआई प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर इसको कंसीडर करेगा। तो आप इस समय पर कौन से एक्शन हैं जो नर्स को ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया एमआरआई प्रोसीजर, तो आप को मरीज को इसको भेजना है वहां पर, तो आपको पहले क्या क्या चीज इसके इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रहनी चाहिए, ये कंसीडर्ड, और कॉशन प्रिकॉशन आपको नर्स में ध्यान में रहने चाहिए। चलिए, यहाँ पर देखिए, हम ऑप्शन पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं नर्सिंग एक्शन। देखिए, नर्स एडमिनिस्टर अ प्री टेस्ट सेडेटिव, एमआरआई से पहले प्री टेस्ट करें सेडेटिव के लिए, ठीक है, एडमिनिस्टर करें। द नर्स रिकॉर्ड क्लाइंट बॉडी वेट को मेजर करें, ठीक है। द नर्स रिमूव द क्लाइंट डेंटल ब्रिज, जो डेंटल ब्रिज लगे हुए हैं मरीज को, उसको रिमूव करें। द नर्स इंसर्ट फॉली रिटेंशन कैथेटर टू बिफोर एमआरआई। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब एमआरआई हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो पॉली कैथेटर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नर्स रिकॉर्ड बॉडी वेट का भी यहाँ एमआरआई से कोई संबंध नहीं है, और ठीक है, और यहाँ पर प्री टेस्ट सेडेटिव एडमिनिस्टर करने की भी कोई जरूरत नहीं है, उसे सुलाने की भी मरीज को जरूरत नहीं है। एक इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर आपको याद रखनी है, जब हम एमआरआई प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो आपके एमआरआई रेजोनेंस में, एमआरआई मशीन में यहाँ से आपकी विकिरणें निकलती हैं, किरणें निकलती हैं, जो एकदम आयोनाइज्ड रहती हैं। जो अभी ऐसे मरीज आपके कोई भी डेंटल ब्रिज लगा है, या कुछ उसने ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं,
या कोई लोहे का सामान या उसने गहने पहन रखे हैं, तो ये उस पे टकरा के एक गलत रिपोर्ट इम्पैक्ट करेंगी। तो दोस्तों आपको इस ये चीजों को रिमूव करना है। डेंटल ब्रिज देखिए इसको अपन समझते हैं। और ये जो मशीन आपकी दिखाई दे रही है यह एमआरआई मशीन है। एक पर्टिकुलर भाग को हमको अर्ली ट्रीटमेंट डायग्नोस करना है, तो उसकी इमेज करते हैं हम 3D डायमेंशनल वे में उसके स्कैन करते हैं बॉडी पार्ट को। देखिए एमआरआई क्या है, यहाँ पर एक चीज देखिए एमआरआई क्या है। व्हाट इज एमआरआई? एमआरआई की अभी हमने बात की थी। एमआरआई क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसकी फुल फॉर्म है। यह एक नॉन इन्वेजिव इमेजिंग टेक्नोलॉजी है दैट प्रोड्यूस 3 डायमेंशनल डिटेल्ड एनाटॉमिकल इमेज। अभी किसी भी बॉडी पार्ट की जब हम जांच कर रहे हैं तो उसकी 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर यह प्रोवाइड कराती है जांच। यहाँ पर हम बात करें इसकी, इट इज ऑफन यूज टू डिसीज डिटेक्शन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग के लिए यह उपयोग में ली जाती है सामान्यतः। यहाँ पर हम क्वेश्चन एंड ड्यूरिंग एमआरआई, एमआरआई प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको कंसीडर रखना है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हमको मरीज को एमआरआई मशीन एमआरआई जांच कराने से पहले नर्स को ये प्रिकॉशन लेने हैं। देखिए इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट कार्डियक पेसमेकर। जिन मरीजों को कार्डियक पेसमेकर लगा है उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है एमआरआई जांच नहीं करानी है, क्योंकि दोस्तों जब एमआरआई जांच कराते हैं तो एमआरआई मशीन्स में एक आयोनाइजिंग विकिरणें निकलती हैं जो बहुत ही हानिकारक रहती हैं। और साथ में जब हम एमआरआई कर रहे हैं तो कार्डियक पेसमेकर अगर आपके मरीज को लगा है तो यह उससे टकराकर आपकी गलत जांच देगा यहाँ पर। ठीक है, रिमूव ऑल मेटल ऑब्जेक्ट, जैसे कि मरीज ने ज्वेलरी पहन रखी है, ईयर ऑर्नामेंट्स, आर्टिफिशियल मेटल डेंचर वॉच, ये सब निकाल के रखना है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। पेशेंट व्यू हैव हैड मैग्नेटाइजेबल मेटल क्लिप, पेन और अदर हार्डवेयर इन द बॉडी शुड नॉट हैव दिस इमेजिंग। अगर आपके मरीज को फ्रैक्चर हुआ है तो कोई मेटल क्लिप लगी हुई हो बोन में, पेन्स लगे हों, ठीक है, तो इस दौरान आपको कोई इमेज प्रोसीजर नहीं करना है। इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आप मरीज से पूछ लोगे, प्रीवियस हिस्ट्री ले लोगे उसकी। तो एमआरआई से यहाँ से इंपोर्टेंट हो गया होगा आपका टॉपिक। एमआरआई क्या है? एक 3D डायमेंशनल प्रोसीजर है जो आपके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को इमेज लेने के लिए काम में लेते हैं हम। किसी भी डिसीज की अर्ली ट्रीटमेंट डायग्नोसिस निकालने के लिए डॉक्टर यह प्रोसीजर फॉलो करता है। और नर्स को आपको कौन कौन से क्वेश्चन लेने हैं यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जामिनर यहाँ से पूछ सकता है। दोस्तों इन चीजों को आप नोट कर लेना, वेरी इंपोर्टेंट है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है एमआरआई मशीन का, और यहाँ पर उसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। दूसरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर एग्जामिनर, नर्स शुड इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट बिफोर एमआरआई। एमआरआई करने से पहले आप क्या इंस्ट्रक्शन दोगे आपके मरीज को? देखिए टू वॉश हैंड, अपने हाथ धोए, टू रिमूव मेटालिक ऑब्जेक्ट, टू वेयर वुडन क्लोथ्स, टू टेक एंटी हिस्टामिन। यहाँ पर हम बात करें, अभी हमने पढ़ा था एक सबसे इंपोर्टेंट जो आपको याद रखना है, कोई भी मेटालिक ऑर्नामेंट्स मरीज को नहीं पहनने हैं। ये वेरी इंपोर्टेंट है, प्रोसीजर से पहले आपको याद रखना है और आपके मरीज को बता देना है। ठीक है, और आप नर्स खुद भी चेक करिए एक बार ओटी में पहुंचाने से पहले मरीज के ने ऐसे कोई ऑर्नामेंट्स तो नहीं पहन रखे हैं, क्योंकि ये आपकी जांच को भंग करेंगे, साथ में मरीज को खतरा भी है। एफएमआरआई स्टैंड फॉर, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। देखिए फास्ट मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, फंडामेंटल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, फ्रैक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यहाँ पर हम एफ एम आर आई की बात करें तो यह स्टैंड फॉर फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। देखिए दोस्तों होती क्या है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए एफ एम आर आई क्या है? फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे फुल फॉर्म पूछेगा। स्कैन इज स्पेशल टाइप ऑफ एमआरआई, यह एमआरआई की एक स्पेशल टाइप एमआरआई है। ये क्या करती है? हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन आर वर्किंग, यह स्पेशली ब्रेन के लिए उपयोग में ली जाती है कि ब्रेन आपका किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, उसकी जांच के लिए आप एफ एम आर आई एमआरआई कराओगे। ठीक है, वाइल एन एमआरआई स्कैन ओनली एग्जामिन ए पेशेंट ऑर्गन, टिश्यू और बोन्स, बट एफएमआरआई आल्सो लुक्स फंक्शन ऑफ द ब्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, जो एफएमआरआई है वो सिर्फ ओनली ब्रेन के फंक्शन के लिए उपयोग में ली जाती है और किसी ऑर्गन्स के लिए है बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। आप उस दौरान किसी भी ऑर्गन या टिश्यू बोन्स की आपको जांच करनी है, 3D डायमेंशनल इमेज लेनी है ना, अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट करना है मरीज का, तो आप एमआरआई जनरल एमआरआई मरीज की कराओगे। और अगर दोस्तों आपके डॉक्टर ने एफ एम आर आई
प्रोसीजर लिखा है उसको फॉलो करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ द ब्रेन की जांच की जा रही है, इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए अगला और शानदार प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पर। देखिए हमसे जो प्रश्न पूछ रहा है एग्जामिनर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीसाइज एक्सरे बीम दैट टेक क्रॉस सेक्शनल इमेज लेयर बाय लेयर। यहाँ पर कौन सी एक एक्सरे बीम मशीन जो क्रॉस सेक्शनल इमेज देती है लेयर बाय लेयर। यहाँ पर हम बात करें तो देखिए कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं दोस्तों, जो एक एक्सरे बीम वो भी सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल लेयर बाय लेयर एक जांच रहती है, उसे हम बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। यह आपकी मशीन के द्वारा एक्सरे लिए जाते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स के एक लेयर बाय लेयर, ठीक है दोस्तों, क्रॉस सेक्शनल वे में आपकी प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए। देखिए यहाँ पर हम बात करें कंप्यूटराइज टोमोग्राफी होती क्या है। देखिए यह भी एक नॉन इन्वेजिव मेडिकल प्रोसीजर है। यूज स्पेशल एक्सरे इक्विपमेंट का उपयोग लिया जाता है टू प्रोड्यूस क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमिक इमेज ऑफ बॉडी बाय यूजिंग एक्सरेज। एनाटॉमिकल भाग की अलग अलग लेयर्स की एक फोटो लेने के लिए आप यहाँ पर स्पेशल एक्सरे इक्विपमेंट उपयोग लेते हैं, जिसे हम सीटी या कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी कैट के नाम से भी जानते हैं। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एग्जामिनर पूछ लेता है कि सीटी क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, और यह एक स्पेशल एक्सरे इक्विपमेंट के द्वारा एक क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमिक इमेज लेनी है बॉडी पार्ट्स की, तो यह एक्सरे मशीन उपयोग में ली जाती है और हम लेयर बाय लेयर उसकी इमेजिंग निकाल के यहाँ पर यह जांच करते हैं। वेरी इंपोर्टेंट है। और जब हम सीटी स्कैन कर रहे हैं तो सेम प्रोसीजर क्वेश्चन जैसे हमने एमआरआई में लिया था वही हम यहाँ पर सीटी स्कैन में लेंगे। यहाँ पर जो मरीज ने ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं उन्हें आप रिमूव करोगे, ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट है, सीटी स्कैन भी कर रहे हो आप जब। देखिए एक और शानदार प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू अ पेशेंट बिफोर सीटी स्कैन एक्सेप्ट। सीटी स्कैन करा रहे हो तो आप कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है जो आपके मरीज को दोगे छोड़कर एक्सेप्ट वर्ड का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। जब आप कोई भी प्रश्न सॉल्व कर रहे हो तो पहले आप उस प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, फिर पूछ क्या रहा है उसी का हमको जवाब देना है, डायरेक्ट पॉइंट को नहीं पकड़ना है। और प्रश्न के अंत में जो एक्सेप्ट वर्ड है या कोई इंपोर्टेंट चीज जो हमसे पूछ रहा है वो हमको पकड़नी है, उसके बाद हम आंसर की ओर चलेंगे। देखिए वियर कंफर्टेबल लूज फिटिंग क्लोथिंग, बिल्कुल जब सीटी स्कैन हम करा रहे हैं तो वो मरीज को कंफर्टेबल और लूज फिटिंग क्लॉथ पहनाना है उसे। रिमूव ऑल मेटालिक ऑब्जेक्ट सच एज हेयर पिन डेंचर ज्वेलरी, बिल्कुल आप इन चीजों को रिमूव करोगे। आई विल नॉट अफेक्ट आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी इन केस ऑफ फीमेल पेशेंट, बिल्कुल गलत बात है ये। जब सीटी स्कैन से आयोनाइजिंग रेडिएशन निकलते हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पर आपके बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल है, तो यह फीमेल प्रेगनेंसी के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है, तो बिल्कुल अफेक्ट पाती है। और यहाँ पर है नॉट अफेक्ट, ये तो अफेक्ट डालती है, तो बिल्कुल नील ओरली सेवरल आवर बिफोर द स्कैन। आपको यहाँ पर एनपीयू रखना है मरीज को कुछ घंटों से पहले, अगर स्कैन से पहले, ठीक है, इंपोर्टेंट है। ये सारी चीजें हम सीटी स्कैन के प्रोसीजर के लिए फॉलो करते हैं, ठीक है दोस्तों। बट प्रेगनेंसी में यह कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है आपकी सीटी स्कैन, क्योंकि यहाँ पर आयोनाइज्ड रेडिएशन निकलती है मशीन के द्वारा जो आपके बच्चे के लिए हानिकारक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए सीटी स्कैन विल अफेक्ट द आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी बिकॉज यूज ऑफ हाई डोज आयोनाइजिंग रेडिएशन उपयोग में लिए जाते हैं जो आपके प्रेगनेंसी में बच्चे के लिए बहुत हानिकारक है। एनपीओ में भी रिक्वायर ओनली इफ कॉन्ट्रास्ट इज बीइंग यूज्ड। यहाँ पर हम बात करें सीटी स्कैन दो टाइप की होती है, एक तो कॉन्ट्रास्ट डाई का उपयोग कर सकते हो आप, और कभी नॉर्मली कॉन्ट्रास्ट डाई का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब आप मरीज को एनपीओ रख रहे हो तो उस दौरान आपको कॉन्ट्रैक्ट डाइज इज बीइंग यूज्ड यहाँ पर उपयोग में ली गई है, तभी मरीज को आपको एनपीयू रखने की जरूरत है, अन्यथा आप आपके मरीज को एनपीयू रखने की जरूरत नहीं है। मेटालिक ऑब्जेक्ट आर रिमूव, यहाँ पर आपके मरीज के मेटालिक ऑब्जेक्ट अगर पहन रखे हैं उन्हें आप रिमूव कीजिए। अवॉइड फॉल्स इमेज टू मेटालिक ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपकी गलत रिपोर्ट आने के चांसेस रहेंगे अगर आपके मरीज ने यह ऑर्नामेंट्स नहीं उतारे तो। इंपोर्टेंट याद रखना है आपको ड्यूरिंग एमआरआई और ड्यूरिंग सीटी स्कैन, ठीक है दोस्तों। चलिए वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या पूछा गया है। देखिए 10 मंथ ओल्ड इज ब्रॉट टू इमरजेंसी रूम फॉर अ हेड इंजरी। यहाँ पर एक मरीज है
10 मंथ का, जो आपकी इमरजेंसी रूम में लाया गया है। उस मरीज को जो शिकायत है हेड इंजरी आफ्टर फॉलिंग डाउन स्टेयर, वह सीढ़ी से गिर गया है, उसकी वजह से उसके हेड में इंजरी हुई है। एन इमीडिएट सीटी स्कैन, और यहाँ पर उसकी जरूरत है हमें इमीडिएट सीटी स्कैन कराने की। इन प्रिपेयरिंग 10 मंथ ओल्ड फॉर अ सीटी स्कैन द नर्स शुड, यहाँ पर नर्स क्या करेगी, बिल्कुल इमरजेंसी में आया है, 10 मंथ का बच्चा है और सीटी स्कैन उसके लिए प्रिस्क्राइब की गई है, तो इस दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, सेव द इन्फेंट हेड, क्या आपको इन्फेंट हेड को सेव करके रखना है। सेव मतलब उसके बाल है उनको काट दोगे आप। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड सेडेटिव, मरीज बच्चे को सेडेटिव देके उसे सुला देंगे, उसके बाद हम सीटी स्कैन कराएंगे। स्टार्ट द प्रिस्क्राइब्ड इंट्रावीनस इन्फ्यूजन, उसको आईवी इन्फ्यूजन चालू कर देंगे सीटी स्कैन कराने से पहले। गिव द इन्फेंट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसीजर, छोटे बच्चे को प्रोसीजर फॉलो कैसे कर रहे हो आप उसकी जानकारी दोगे। बच्चों यहाँ पर देखिए दोस्तों, छोटा बच्चा क्या समझेगा कि उसको क्या प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहे हो, फैमिली मेंबर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन बच्चा क्या ही समझेगा। स्टार्ट प्रिस्क्राइब आईवी, आईवी इन्फ्यूजन जब आप बाद में दोगे, अगर आपने आपके मरीज में कॉन्ट्रास्ट डाई उपयोग में ली है, किसी भी पर्टिकुलर इसके बॉडी पार्ट्स को स्कैन करने के लिए आपने कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट किए, उसके बाद आप सीटी स्कैन कर रहे हो, फिर ये प्रोसीजर फॉलो करने के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट टाइज को बाहर निकालने के लिए आप आईवी इन्फ्यूजन चालू करोगे, लेकिन पहले मरीज में आईवी इन्फ्यूजन चालू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एडमिनिस्टर सेडेटिव, देखिए दोस्तों 10 मंथ का बच्चा है तो प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेगा, तो आप पहले उसे सेडेटिव दोगे, उसके बाद आप उसके सीटी स्कैन प्रोसीजर को फॉलो कर लोगे। सेव की जरूरत यहाँ पर बिल्कुल नहीं पड़ेगी मरीज की। इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप यहाँ पर 10 मंथ के बच्चे को आप सेडेटिव दीजिए, उसके बाद आप सीटी स्कैन करा सकते हो। बाकी के सारी चीजें भटका रही हैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। देखिए, पेशेंट शुड बी लाई स्टिल फ्लैट ड्यूरिंग सीटी स्कैन, उसको सीधा लेटा के रखना है अपन को, बिकॉज 10 मंथ ओल्ड कैन नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर नर्स जो भी इंस्ट्रक्शन बताएगी बच्चे को वो फॉलो नहीं करेगा, वहां पर बच्चा वो रोएगा चिल्लाएगा। लाई स्टिल सो सेडेटिव, यहाँ पर आप क्या करोगे, उसे सेडेटिव लगा के उसे शांत सुला दोगे। मे एडमिनिस्टर एज प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ पर डॉक्टर ने जो भी सेडेटिव उसको प्रिस्क्राइब किया है आप उसी सेडेटिव को इंजेक्ट करोगे, देन प्रोसीजर को फॉलो करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आईवी इन्फ्यूजन की बात करें तो मे बी यूज आफ्टर टेस्ट इफ डाइट, अगर आपने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डाइट उपयोग में ली है उसके बाद आप आईवी इन्फ्यूजन चालू करोगे। ये भी क्या पर्पज है इसका, जो आपने डाई इंजेक्ट की है पर्टिकुलर ऑर्गन्स की जांच करने के लिए वो एक्सक्रीट हो जाए आपकी बॉडी से, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप आईवी इन्फ्यूजन मरीज में चालू करोगे। देखिए, अगला और शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पर। जो शानदार प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द इंजेक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप इनटू द बॉडी, यहाँ पर हम बात करें कौन से प्रोसीजर में जरूरत पड़ती है इंजेक्शन रेडियो आइसोटोप लगाने की आपकी बॉडी में, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रेडियोग्राफी, पीईटी, सीटी इमेजिंग, एमआरआई। तो यहाँ पर हम बात करें रेडियोग्राफी के लिए यहाँ पर आपको कॉन्टेक्स्ट टाइप के उपयोग नहीं करते हैं। सीटी स्कैन में यहाँ पर दो टाइप रहती हैं, पर पीईटी में ये पॉजिट्रॉन एमिशन टेस्ट टोमोग्राफी, जब आप यह प्रोसीजर पीईटी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी यह पर्टिकुलर ऑर्गन्स की इमेजिंग करने के लिए प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जिसमें रेडियो आइसोटोप डाई 100% उपयोग में ली जाती है। वेरी इंपोर्टेंट, तो आपका जो सही उत्तर है वो है पीईटी। सीटी इमेजिंग में उपयोग करते हैं, पर पीईटी में तो करते ही करते हैं, सीटी इमेजिंग में करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, एमआरआई में बिल्कुल उपयोग में नहीं लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से, कौन सा प्रोसीजर है जो इसमें रेडियो आइसोटोप बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, इट इज पीईटी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। वेरी इंपोर्टेंट। देखिए दोस्तों, पीईटी होती क्या है, एग्जामिनर यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न पूछ लेता है। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी यहाँ फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। यह क्या है, एक फंक्शनल कलरफुल इमेजिंग टेक्निक है। ये क्या होता है, यहाँ पर जब आप ये प्रोसीजर इमेज लोगे तो कैसी होगी, कलरफुल इमेज यहाँ पर लेंगे आप। दैट यूज रेडियो आइसोटोप सब्सटेंस, यहाँ पर रेडियो आइसोटोप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उपयोग में लोगे। देखिए, रेडियो ट्रेसर कौन कौन से होते हैं, टू विजुअलाइज द मेजर चेंज इन मेटल प्रोसेस एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज लाइक ब्लड फ्लो, तो इसके लिए आप इंपोर्टेंट रेडियो आइसोटोप उपयोग में लोगे और एक कलरफुल इमेज
यहाँ पर ली जाएगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ये भी आपकी इमेजिंग प्रोसेस है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जो एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। देखिए एक शानदार प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ से एग्जामिनर, विच प्रोसीजर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गन। यहाँ पर हम बात करें कौन सी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, न्यूक्लियर स्कैन। देखिए कौन सी जांच है यहाँ पर जो फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गन्स को बताती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, तो बताइए आप एक्सरे से या फिजियोलॉजी, नहीं, यह आपकी डायमेंशनल स्ट्रक्चर का पता लगाएगी, सीटी स्कैन यह भी स्ट्रक्चर, एमआरआई यह भी स्ट्रक्चर की इमेज देगी, लेकिन जो न्यूक्लियर स्कैन है, न्यूक्लियर स्कैन यह प्रोवाइड कराती है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गन। ऑर्गन्स की फिजियोलॉजी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, न्यूक्लियर स्कैन, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो फिजियोलॉजी ऑफ द रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, इट इज न्यूक्लियर स्कैन जांच। देखिए न्यूक्लियर स्कैन रेडियो न्यूक्लियाइड इमेजिंग स्टडी है जिसमें हम देखिए सेलेनियस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का उपयोग में लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। न्यूक्लियर स्कैन में सेलेनियस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आप उपयोग में लोगे जिसमें आयोडीन, सेलेनियम, टेक्नीडियम, जिसे टीसी शॉर्ट फॉर्म है, टू सी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन ऑफ द टिश्यू। यहाँ पर हम बात करें एमआरआई में तो हमने क्या पढ़ा था, एफ एमआरआई जो सिर्फ ब्रेन की फंक्शंस के बारे में बता दिए, लेकिन ये न्यूक्लियर स्कैन है जिसमें हम पर्टिकुलर जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इंजेक्ट करके फिर हम उसकी इमेज ले रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक ऑर्गन, बॉडी के किसी भी टिश्यू और स्पेसिफिक ऑर्गन के फंक्शंस के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में दोनों में बताती है, वेरी इंपॉर्टेंट जांच है ये। ठीक है, यहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए अदर जैसे कि यहाँ पर बताया गया है सीटी स्कैन, एमआरआई एंड ओनली पिक्चर ऑफ द बॉडी ऑर्गन विदाउट यूजिंग रेडियो आइसोटोप, यहाँ पर रेडियो आइसोटोप की उपयोग नहीं लेते हैं और ये आपके बॉडी स्ट्रक्चर की जांच को बताता है। देखिए एक और शानदार प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, अगला और शानदार प्रश्न दोस्तों, आपको इसी पॉजिटिव वे में ये वीडियो लेक्चर देखना है, आपको लाइक कर देना है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए आप, और धाकड़ नर्सिंग अकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। देखिए अगला शानदार प्रश्न क्या पूछा गया है, इफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट पॉसिबल आफ्टर सैंपलिंग द ब्लड शुड बी केप्ट इन। आपने इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्लड सैंपल लिया नर्स ने, लेकिन यहाँ पर ब्लड शुड नॉट बी केप्ट इन, यहाँ पर नॉट पॉसिबल आफ्टर सैंपलिंग, आपने इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्लड लिया लेकिन आपने सैंपलिंग के लिए यहाँ पर ब्लड नहीं ले पाए, तो उस दौरान आप कुछ समय के लिए उसको स्टोर करने के लिए कितना टेम्परेचर उपयोग में लोगे, यहाँ पर ये प्रश्न आपसे यह प्रश्न यही चीज पूछ रहा है। देखिए तो आप कितना टेम्परेचर उपयोग में लोगे, 1 से 4 डिग्री सेल्सियस, 4 से 6 डिग्री, या डिस्कार्ड कर दोगे या फ्री। तो आप अगर कोई इन्वेस्टिगेशन इज नॉट पॉसिबल आफ्टर सैंपलिंग तो आप ब्लड को 4 से 6 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रख सकते हो, फिर बाद में उस प्रोसीजर के लिए या किसी जांच के लिए आपको उपयोग में लेना है तो आप उपयोग में ले सकते हो। 4 से 6 डिग्री पर आप उसको स्टोर करके रखेंगे, फिर उसके बाद कुछ टाइम तक आप उसकी जांच कर सकते हो, वेरी इंपोर्टेंट। देखिए अगला और शानदार प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, शेड्यूल फॉर न्यूमोएन्सेफेलोग्राफी, एक मरीज है जो न्यूमोएन्सेफेलोग्राफी के लिए शेड्यूल्ड हुआ है, यह जांच करानी है नर्स को। दिस प्रोसीजर डन इन एक्सरे डिपार्टमेंट, यह जो प्रोसीजर है एक्सरे डिपार्टमेंट के द्वारा होना है। कंसिस्ट ऑफ इंजेक्शन ऑफ, तो यहाँ पर कौन सा इंजेक्शन लगाने की जरूरत है बताइए, ईयर डायरेक्टली इनटू द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स में आप डायरेक्ट ईयर का इंजेक्शन लगा दोगे। डाई इनटू द लंबर सब एरेक्नोइड स्पेस, लंबर सब एरेक्नोइड स्पेस में आप डाई इंजेक्ट करोगे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इंट्रावीनसली, आईवी आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लगा दोगे मरीज को। ठीक है, ईयर इनटू द लंबर सब एरेक्नोइड स्पेस, यहाँ पर हम बात करें सबसे वेरी इंपोर्टेंट, जब आप न्यूमोएन्सेफेलोग्राफी, ठीक है, न्यूमोएन्सेफेलोग्राफी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो तो उस दौरान नर्स क्या करेगी, ईयर ईयर लंबर सबरेक्नोइड स्पेस में इनटू इंजेक्ट करा देगी जिससे यह जांच एकदम सही आ सके। देखिए यह प्रोसीजर होता क्या है, न्यूमोएन्सेफेलोग्राफी मींस यह क्या है, एक रेडियोग्राफी प्रोसीजर है ऑफ वेंट्रिकल्स एंड सबरेक्नोइड स्पेस ऑफ ब्रेन फॉलोइंग विड्रॉल ऑफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, निकाल लेंगे आप, एंड
इंजेक्शन ऑफ ईयर एंड गैस बायल नंबर पंक्चर, आप क्या करोगे, इंजेक्शन लगाओगे काय का, ईयर का और गैसेस का, बायल नंबर पंक्चर करके फिर ये जांच की जा सके। न्यूमो एंसेफेलोग्राफी प्रोसीजर मींस इट इज अ रेडियोग्राफी ऑफ वेंट्रिकल्स एंड सबरेक्नोइड स्पेस ऑफ द ब्रेन, उसका फंक्शन का पता लगाने के लिए यह प्रोसीजर इंपोर्टेंट करेंगे। रेडियोग्राफी आप इमेज ले रहे हो, क्या कोड हुआ है, इंपोर्टेंट है, इसके लिए आप उपयोग में लोगे। दिस टेक्निक हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यहाँ भी हम बात करें, ये रिप्लेस हो गई है किसके द्वारा, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पुराना प्रोसीजर था है। चलिए, तो एक और शानदार प्रश्न आपसे स्क्रीन पर पूछा गया है। अगला शानदार प्रश्न क्या पूछा गया है, विच इज नॉट पर्पज ऑफ ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी, स्कोपी वर्ड की बात करें हम, स्कोपी मतलब होता है विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन किसी भी बॉडी पार्ट्स के आप स्कोपी कर रहे हो तो इस वर्ड का मतलब होता है विजुअलाइजेशन, देखना। तो ब्रोंको की बात हो रही है, तो ब्रोंकस की यहाँ पर हम विजुअलाइज कर रहे हैं, तो कौन कौन से पर्पज है ब्रोंकोस्कोपी के और कौन सा पर्पज यहाँ पर नहीं है। तो देखिए, टू विजुअलाइज द टिश्यू ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, बिल्कुल यहाँ पर ब्रोंकोस्कोपी अगर आप कर रहे हो मरीज में, तो आप यहाँ पर ट्रेकिया और ब्रोंकाई की इमेज लेने के लिए यह प्रोसीजर करोगे। टू रिमूव फॉरेन बॉडी, ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री में अगर कोई फॉरेन बॉडी फंस गई है तो उस दौरान भी आप ब्रोंकोस्कोपी करोगे, बिल्कुल सही बात है। टू एडमिनिस्टर मेडिसिन इन द ट्रेकिया, ट्रेकिया में मेडिसिन लगाने के लिए आप ब्रोंकोस्कोपी की जरूरत नहीं है यहाँ पे। टू ट्रीट पोस्ट ऑपरेटिव एटेलेक्टेसिस, यहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव एटेलेक्टेसिस मरीज में अगर हुआ है तो उसको सही करने के लिए भी आप ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर फॉलो करोगे, वहां पर इमेज देख लोगे आप। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर एक इमेज दे रखी है, तो इमेज बेस यहाँ पर ये ब्रोंकोस्कोप है। यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको इंजेक्ट कराते हैं ट्रेकिया में और यहाँ पर इसमें कैमरा लगा रहता है, इसके द्वारा हम सारी फील्ड इमेज यहाँ पर चेक करते हैं और इमेज क्लिक करते चलते हैं, जिससे हमको पर्टिकुलर बॉडी इसमें हमारे एरिया का एक इमेज क्लिप हो जाता है, जिससे हमें वहां की जानकारी प्राप्त होती है। आप ब्रोंकोस्कोपी करने के लिए ब्रोंकोस्कोप उपयोग में लेते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर दोस्तों। चलिए, अभी हमने यहाँ पर पढ़ लिया इसके पर्पज क्या है। ब्रोंकोस्कोपी मींस एग्जामिनेशन ऑफ ट्रेकिया ब्रोंकियल ट्री थ्रू ब्रोंकोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप का उपयोग करके आप ट्रेकिया और ब्रोंकियल ट्री की इमेज ले सकते हो, एग्जामिनेशन कर सकते हो। यहाँ पे इट इज यूज टू विजुअलाइज डायग्नोस ट्रीट लंग्स प्रॉब्लम, यह लंग्स प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए या किसी चीज पर्टिकुलर डायग्नोस करने के लिए, ऑर्गन्स को देखने के लिए यह उपयोग में ली जाती है लंग्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, एक और बेहतरीन शानदार प्रश्न यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछा है, देखिए, नर्स शुड बी अलर्ट फॉर विच कॉम्प्लिकेशन आफ्टर पेशेंट हैज अंडरगोन ब्रोंकोस्कोपी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, आपके मरीज को ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर हुआ है, उसके बाद जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपके मरीज में देखने को मिलेगा, उसके लिए नर्स को सतर्क रहना पड़ेगा। तो नर्स को पता होना चाहिए कि ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर होने के बाद आपके मरीज में कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर हमको कॉम्प्लिकेशन ब्रोंकाइटिस, bronchitis means inflammation of the bronchi, pneumonitis inflammation of the alveoli या lungs, hemolysis आप कफ के साथ में ब्लड आना, ठीक है, जब कफ कर रहे हैं हम तो उसके साथ में कफ के साथ में ब्लड देखने को मिलना, हीमोपेटाइसिस, न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स आपके मरीज में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ब्रोंकोस्कोपी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला है, आपके जो ब्रोंकोस्कोपी दौरान आपके यहाँ पर न्यूमोथोरेक्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रहेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रोंकोस्कोपी न्यूमोथोरेक्स, मोस्ट कॉमन, जो मोस्ट कॉमन आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर न्यूमोथोरेक्स वहां पर देखने को मिल सकता है। और ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो नर्स को न्यूमोथोरेक्स से रिलेटेड आपको वहां पर सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, यहाँ पर आपके नोज से ब्लीडिंग भी हो सकती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी मरीज में। हाइपोक्सिया ड्यूरिंग प्रोसीजर, जब आप ब्रोंकोस्कोप इंसर्ट कराओगे आपके मरीज में तो हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी भी रहेगी। ब्रोंकियल परफोरेशन देखने को मिलेगा। चेस्ट पेन भी हो सकता है मरीज को और कफ भी देखने को मिलेगा। वेरी इंपोर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन है, इट इज न्यूमोथोरेक्स आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी आपके मरीज में देखने को मिलेगा। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रही है, तो ये सारी ब्रोंकोस्कोपी के कॉम्प्लिकेशन है, ये आपको ध्यान रखना है और सतर्क रहना है आफ्टर द ब्रोंकोस्कोपी, ठीक है दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट था। देखिए,
द हायर प्रायोरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन टू पेशेंट आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी। यहाँ पर आपके मरीज की ब्रोंकोस्कोपी हुई है तो आप कौन सी प्रायोरिटी को हायर लोगे? देखिए, फूड एंड फ्लूइड विल बी विथ हेल्ड फॉर एटलीस्ट 2 आवर, 2 आवर तक उसको खाना नहीं देना है। वार्म सलाइन गार्गल्स विल बी डन फॉर 2 आवरली। आपको वार्म सलाइन से गार्गल्स कराना है मरीज को ब्रोंकोस्कोपी के दौरान। कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज विल बी डन क्यू टू, यहाँ पर 2 आवरली आपको कफिंग और एक्सरसाइज करानी है मरीज को। ओनली आइस चिप एंड कोल्ड लिक्विड विल बी अलाउड इनिशियली। उसे आप ओनली आइस चिप और कोल्ड। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक आपके मरीज में गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तब तक आप आपके मरीज को कोई भी कोल्ड चिप्स या कोल्ड लिक्विड कुछ भी नहीं दोगे यहाँ पे। वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके मरीज में अगर ब्रोंकोस्कोपी हुई है तो उसे आप डीप ब्रीथिंग और कफिंग बिल्कुल नहीं कराओगे मरीज को 2 आवरली, क्योंकि वहां पर पहले से ही कफिंग देखने को मिलेगा, साथ में ब्लड आने के चांसेस रहेंगे, तो आप उसे डीप ब्रीथ बिल्कुल कराने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। आर्म सलाइन गार्गल्स विल बी डन, बिल्कुल यहाँ पर आप आर्म सलाइन के साथ में गार्गल्स कराओगे 2 आवरली, जिससे मरीज में और रिलीफ देखने को मिलेगा। और फूड फ्लूइड विल बी विथहेल्ड फॉर एटलीस्ट 2 आवर। ये आपको ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तक आप गैग रिफ्लेक्स नहीं प्रेजेंट होंगे तब तक मरीज में आपको कुछ भी लिक्विड देने की जरूरत नहीं है, उसे आप आईवी चालू कर सकते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बाहर में सलाइन से गार्गल्स कराओगे आपके मरीज में इस सिचुएशन में, जिससे उसको रिलीफ मिले। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। आपको एक चीजें ध्यान रखनी है। देखिए, मेंटेन एनपीयू स्टेटस अंटिल गैग रिफ्लेक्स रिटर्न। जब तक आपके मरीज में गैग रिफ्लेक्स रिटर्न नहीं आते हैं, तब तक आप मरीज को एनपीओ मतलब आप उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दोगे माउथ के द्वारा। नील पर ओरल, आपको कुछ भी माउथ के द्वारा खाने पीने को नहीं देना है। आप उसे आईवी चालू रख सकते हो। बाहर में सलाइन से गार्गल्स कराओगे, क्योंकि वहां पर शोर थ्रोट होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि आप एंडोस्कोप करोगे तो यहाँ पर उसके थोड़े बहुत डैमेज होने के चांसेस रहेंगे, शोर थ्रोट होने के चांसेस रहेंगे। तो आप उसे बारम सलाइन से गार्गल्स करा सकते हो, जिससे मरीज को रिलीफ मिलेगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों, और आप क्या करेगी नर्स यहाँ पर, अवॉइड कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बिकॉज इट में इंक्रीज ब्लीडिंग। यहाँ पर ब्लीडिंग के चांसेस रहेंगे, तो आप उसको कफिंग और डीप ब्रीथिंग भी नहीं कराओगे मरीज को। वंस गैग रिफ्लेक्स रिटर्न, गिव सिप्स ऑफ वाटर। जब आपके मरीज में गैग रिफ्लेक्स आ जाएंगे वापस, तो आप डायरेक्ट खाना नहीं दोगे, पहले उसे सिप्स ऑफ वाटर दोगे, उसके बाद धीरे धीरे उसे डाइट पे लोगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, जो आपको ये इंस्ट्रक्शंस आपको मरीज में ध्यान रखने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अगला और शानदार प्रश्न क्या पूछा गया यहाँ पर, ऑर्गन कैन बी सीन बाय लेप्रोस्कोप। लेप्रोस्कोप के द्वारा कौन से ऑर्गन से हम देख सकते हैं? देखिए, एब्डोमिनल ऑर्गन, पेल्विक ऑर्गन, थोरेसिक ऑर्गन, बोथ ए एंड बी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, लेप्रोस्कोप का उपयोग आप आपके एब्डोमिनल ऑर्गन और पेल्विक ऑर्गन्स को देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए यह ऑर्गन उपयोग में लिया जाता है। देखिए, यहाँ पर जो इमेज दे रखी है, इट इज लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर। आपके डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोप को यहाँ पर इंजेक्ट होल करके इंजेक्ट करेंगे आप आपकी कैविटी में। इससे क्या होगा, आपके एब्डोमिनल और पेल्विस दोनों की स्ट्रक्चर का यहाँ पर इमेज देखेंगे आप बाहर से। वेरी इंपॉर्टेंट, विजुअलाइजेशन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन एंड पेल्विक ऑर्गन, जिसमें हम एक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग में लेते हैं, उसे बोलते हैं हम लेप्रोस्कोप। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो डी, बोथ का उपयोग करेंगे हम। एब्डोमिनल ऑर्गन और पेल्विक ऑर्गन्स को विजुअलाइजेशन के लिए आप लेप्रोस्कोप उपयोग में लेंगे। और जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, उसे बोलते हैं हम लेप्रोस्कोपी। ठीक है दोस्तों, लेप्रोस्कोप क्या है? लेप्रोस्कोप इज एन एंडोस्कोप डिजाइन टू परमिट विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गन्स एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी के ऑर्गन्स को देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए यह उपयोग में लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज याद रखनी है। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, विच गैस इज यूज फॉर न्यूमोपेरिटोनियम इन केस ऑफ लेप्रोस्कोपी। जब यहाँ पर डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, तो न्यूमोपेरिटोनियम में आप कौन सी गैस का उपयोग करोगे इंजेक्ट कराने के लिए, कि जिससे प्रोसीजर आपकी सही हो, आपकी जांच है वो सही आए? CO2, O2, हाइड्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर CO2 गैस का उपयोग में लेंगे, जिससे क्या हो, देखिए इसका पर्पज क्या है। यहाँ पर हम बात करें एयर और गैस, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर जो आप गैस उपयोग में लोगे इंजेक्ट के लिए, वो कौन सी गैस लोगे? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका पर्पज क्या है कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्ट कराने का? देखिए,
इंजेक्ट इनटू पेरिटोनियल कैविटी टू इन्फ्लेट द पेरिटोनियल कैविटी। ये क्या करेगी, CO2 गैस आपकी पेरिटोनियल कैविटी को इन्फ्लेट कर देगी। इन्फ्लेट करने से क्या होगा, आपकी जो लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर है वो सही से देखेगा, आप जो जो ऑर्गन देखना चाह रहे हो उनको आप अच्छे से इमेज कर सकते हो और आपका प्रोसीजर सफल हो जाएगा दोस्तों। चलिए, तो आज के यह वीडियो सेशन का अंतिम प्रश्न था दोस्तों। तो यह आज की क्लास बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए दोस्तों और कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर है, एक दिन निश्चित ही मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितनी भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी प्रकार मैं इंपोर्टेंट वीडियो क्लास इस चैनल पर अपलोड करता रहूंगा, जुड़े रहिए आप इसी चैनल पर और आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हम निश्चित है एक दिन एक सफलता को ग्रहण करेंगे, पाएंगे और आप आपके सपनों को पूरा कर सकोगे, आप आपके माता पिता के सपनों को पूरा कर सकोगे। तो कंटिन्यू आप मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए और बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नई टॉपिक के साथ में, इंपोर्टेंट MCQs के साथ में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।